अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रेले अब सिंध में दाखिल हो चुके हैं और सूरत हाल तेज़ी से संगीन रुख इख्तियार कर रही है। गड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर गया है। दरियाए सिंध में मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसके नतीजे में कच्चे के वसी इलाके में ज़ेरे आब आ गए हैं। ज़रूरी ज़मीनें कपास और चावल की बात करें तो जो फसलें हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हुई हैं। खजूर के बागात और मुकामी दरख्त पानी में बह गए हैं, जबकि पानी के दबाव से दरिया के किनारे खजूर के दरख्त जो जुड़े समेत जो है उखड़ गए हैं। राजनपुर और गिरदुनवा में दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जहाँ मकीन अपने माल मवेशी के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक अब तक तकरीबन 1,34,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ताहम मुतासरा अफराद को खुराक, पीने के साफ पानी, आर्जी रिहाइश और तिब्बी सहूलियात की फराहमी एक बड़ा चैलेंज चुकी है। रेस्क्यू टीमों को तेज़ बहाव पानी के फैलाव के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर माहिरीन ने खबरदार किया है कि कीर्थर और को सलेमान रेंजेस में मजीद तूफ़ानी आने का खदशा है, जिससे पानी का दबाव बढ़ सकता है और मजीद इलाके मुतासर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि गड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर हालात काबू में हैं और मुसलसल निगरानी की जा रही है। ताहम ज़मीनी हकायक इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अगर पानी के बहाव में इजाफा जारी रहा तो सिंध में बड़े पैमाने पर इंसानी और ज़रूरी नुकसान हो सकता है। सैलाब ने मकामी आबादी को मामूलात ज़िंदगी से महरूम कर दिया है। लोग अपने घर बार, खेत खलियान और माल मवेशी छोड़कर महफूज मकामात की तरफ रवाना हो रहे हैं। स्कूल और दीगर सरकारी इमारतों को आर्जी पनागाहों में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन मुतासरीन की तादाद बढ़ने से इंतजामात नाकाफ़ी होते जा रहे हैं और खदशा ये है कि अगर बर वक्त मौसर इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में सिंध को संगीन इंसानी बहरान का सामना करना पड़ेगा। तो इस सारे सिलसिले में, इस सारी रिपोर्ट पे जो है तो आज हम बात भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे कि क्या सूरत हाल है सिंध में। सैलाबी सूरत हाल पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध में सुपर फ्लड से निपटने के लिए पेशगी तैयारियों की गई हैं। न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल से हम मजीद जानेंगे। इस वक्त मॉनिटरिंग सेल में MD PDMA सलमान शाह के साथ वो मौजूद हैं। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? में सैलाब की सूरत हाल को जो है वो मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है और इस वक्त हमें ये बताया गया है कि पंजनत और त्रिमू के मुकाम पर जो है वो पानी की जो सतह है वो ख़तरनाक हद तक उसमें इजाफा हो चुका है, जबकि गुड्डू बैराज और सक्कर बैराज और दीगर जो बैराजेस हैं वहाँ पे भी जो है वो इस वक्त पानी की सतह नॉर्मल है। इस वक्त क्योंकि DG PDMA हमारे साथ मौजूद हैं, कब तक जो है वो सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए जी, इस वक्त तो 5,27,000 है, वहाँ पे डिप आया है। कल रात को जो है वो 6,09,000 तक का जो है रेला वहाँ से गुजरा है। ये पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से कुछ कम होगा, लेकिन वो साथ में इसमें जो दरिया सिंध से आने वाला रेला है जो तौसा से मूव कर रहा है वो ऐड ऑन होगा। हम जो है कल सुबह तक का 9 तारीख का कल के दिन में हमारे पास मैक्सिमम पानी का आने की उम्मीद है, जो कि हमारा अभी तक जो एस्टिमेट्स हैं वो 8 लाख के अंदर अंदर होगा। लेकिन जो इसमें खुदा न खास्ता अगर कोई सुलेमान वाले हिल टॉरेंट्स अगर ऐड ऑन हो गए तो फिर ये इजाफा भी हो सकता है। इसीलिए इसी चीज़ के पेश नज़र रखते हुए हमने जो तैयारी की है सुपर फ्लड की हुई है। अदरवाइज़ 8 लाख तक का पानी जो है वो वेरी हाई फ्लड की कैटेगरी में आता है, लेकिन हमारा कच्चा चाहे 8 लाख आए चाहे 9 लाख आए, कच्चा 7,50,000 पे तकरीबन पूरा इनंडेट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको जो है हमने हर सूरत में एवैक्यूएट करना होता है। वो मुतासर हो सकते हैं क्योंकि उनका राब्ता मुनक़ता हो सकता है, कुछ के घर जो है वो पार्शली, कुछ के कम्प्लीटली भी जो है वो पानी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इनका यही कहना था कि कोहे सुलेमान की तरफ अगर तेज़ बारिशें होती हैं उसके बाद जो है वो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो पानी जो है वो दरियाए सिंध की तरफ आएगा और फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हुकूमत सिंध ने सुपर फ्लड की तैयारी की गई है और सिंध में जो है वो इस वक्त जो सैलाबी रेला जो है वो दाखिल हो चुका है। त्रिमू और पंजनत के मुकाम पर जो है वो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि जो दीगर जो बैराजेस हैं सिंध के वहाँ पर जो है वो इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा कराची से कामरान सुहेल हमें अपडेट कर रहे थे एंड इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ये भी कहा जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो खदशा है, जो कि एक सुपर फ्लड और एक हाई फ्लड की सूरत हाल जो है संगीन हो सकती है इस हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं सिंध के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग सादिया साहिबा एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सादिया साहिबा, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, ये कहा जा रहा है कि 8.5 लाख से ज़्यादा जो क्यूसेक का रेला है वो गुजरने का खदशा है, जिससे कच्चे का इलाका जो है मुतासर हुआ है, मगर मजीद कौन कौन से इलाके हैं जो ज़ेर आब आने का खदशा है? थैंक यू वेरी मच। एक तो देखें, अभी तक जो सैलाबी रेला है वो सिंध में दाखिल नहीं हुआ है। कोट मिट्ठल के मुकाम पर वो सिंध में दाखिल होगा, जो आज तवक्को की जा रही है कि दोपहर के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये कि गुड्डू बैराज की जो कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसेक है। 2010 में जो है वो हाई फ्लड, सुपर फ्लड जिसको हमने कहा था, उस वक्त गुड्डू बैराज से 13 लाख क्यूसेक पानी इसी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुजारा था। इस वक्त गुड्डू के मकाम पर कोई 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, और इसी तरह सखर पे कोई 3 लाख कुछ हजार पानी जो है वो कोटरी डाउनस्ट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। हमने देखे सुपर फ्लड 9 लाख जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि अगर 9 लाख पानी होगा, 9 लाख क्यूसेक पानी का वॉल्यूम होगा, तो वो सिंध गवर्नमेंट कंसिडर करेगी उसको हाई सुपर फ्लड। ठीक है। इस वक्त जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज शाम दोपहर के बाद गुड्डू जो है वो अपनी हाईएस्ट फ्लडिंग पे जाएगा, और वो कोई 7-7.5 लाख क्यूसेक है। जैसे आपको डीजी पीडीएमए ने भी इस वक्त बताया कि वो जो है इतना ही पानी कर रहे हैं कि अगर ऊपर के इलाकों में कोहे सुलेमान में कहीं बहुत तेज तूफानी बारिश ना हुई और पानी का बहाव उधर से भी दरियाए सिंध में हुआ, तो फिर पानी का रेला जो है वो शायद वॉल्यूम बढ़ सकता है। अच्छा, जो आपने बात की कि कौन कौन से इलाके, देखें हमारा अगर 8-8.5 लाख क्यूसेक पानी गुड्डू से इंटर करेगा और वो डाउनस्ट्रीम कोटरी तक जाएगा और वहां से वो समंदर में गिरेगा, इसके राइट और लेफ्ट पे कच्चे का जो इलाका है वो पूरी तरह से मुतासिर होगा, जिसकी तकरीबन कोई 16 लाख की आबादी है, और कोई इसी तकरीबन कोई 10-11 लाख के करीब माल मवेशी लोगों के पास है, और ज्यादातर लोग यहाँ जमींदारी करते हैं। उनकी मुंतकली का काम जारी है। सिंध हुकूमत पूरी तरह से उनको, क्योंकि देखें हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, तो उसके लिए, और आपको पता है कि हम 2 दफा, एक दफा 2010 में सुपर फ्लडिंग और 2022 में जब बारिशों की वजह से सैलाब हुआ था सिंध में, तो इस वजह से हमने उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस दफा तैयारी की है। फिर इसके अलावा जो दरियाए सिंध है उसके जहां जहां बंद है उनको 2010 के बाद 6-6 फीट ऊंचा कर दिया गया है। तो इसलिए हम तवक्को कर रहे हैं कि जो 8-8.5 लाख क्यूसेक पानी है वो बासानी समंदर से निकल जाएगा और दरियाए समंदर में निकल चला जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टैट्स जो हैं तकरीबन 1,34,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो हाउ अबाउट देयर फूड, देयर प्रोसेस, उनकी मेडिकेशंस, उनकी कैसे आप लोग करें कि इलाज और रिहाइश के लिए क्या इंतजाम किए गए? इट्स अ ह्यूज नंबर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद में। देखें, कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के कैंप्स में जो स्कूल और कॉलेजेस की इमारतें, कैंप्स जो लगाए गए हैं वहाँ मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने रिश्तेदारों या दूर दराज में जो उनके बहन भाई रहते हैं वो वहाँ मुंतकिल हो गए। जो लोग गवर्नमेंट के कैंप्स में इस वक्त हैं उनके खाने पीने
के तीनों टाइम के खाने पीने का इंतजाम सिंध हुकूमत कर रही है। मेडिकल फैसिलिटीज 100% उनको प्रोवाइडेड है, और कल का जो स्टैट्स था कोई 5,000 के करीब जो है वो पेशेंट्स को इन कैंप्स में देखा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड है, खाने पीने के लिए तमाम वसाइल वहाँ मौजूद हैं, पीडीएमए ऑन ग्राउंड है, जितने इमरजेंसी के रेस्क्यू 1122 वहाँ मौजूद है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द कमांड ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स वो ऑन ग्राउंड मौजूद है। इसी तरह इरिगेशन का जो अमला है वो अपनी मशीनरी और हर जो उनके पास फैसिलिटी है उसके साथ बंदों की हिफाजत कर रहा है। सादी जी, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि बात की आपने कि कच्चे का इलाका जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है और लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, मवेशी जो है उनके वो भी मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो ये बताइएगा कि फसलों और बागात के नुकसान का जो अजाला है, हुकूमत क्या रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार करी इस हवाले से? देखें, आपने क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त पंजाब के दौरे में है, आपने देखा होगा कि वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के शोबे में लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, और अब पंजाब और उसके बाद सिंध दोनों पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राती मुल्क है, तो जो है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और हो रहा है। मतलब पंजाब में तो इस वक्त अगर कहा जाए तो देखें ना, फल सब्जी, चावल की फसल, हमारे यहाँ कॉटन की फसल इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है, अगर ये कहा जाए कि मुतासिर नहीं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन इलाकों में जहां से सैलाबी रेलें गुजर रहे हैं बिल्कुल तबाह हो गई है। तो इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो फेडरल गवर्नमेंट से यही बात कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इमरजेंसी का ऐलान करें और बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों को जो है, जो गरीब किसान हैं उनको बीज और फर्टिलाइजर्स का इंतजाम करके दिया जाए, ताकि जैसे ही ये पानी उतरे लोग जो हैं वो अपने जब घरों को वापस आए तो जो उनका एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है वो उसका इजाला हुकूमतें कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सादिया जी, ये भी बताइएगा कि जैसे कि हमने देखा कि जैसे KPK में भी इशू हुआ था कि इस तरह की आप रिलीफ ऑपरेशन जब कर रहे थे तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात की क्या निशानदेही की गई है? क्या हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं, कश्तियाँ अवेलेबल हैं, इसके साथ ड्रोन जो है वो अवेलेबल है जहाँ से मिसिंग लोगों को भी डिटेक्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं अगर सिंध की हद तक बात करूं तो 192 बोट्स जो कि सिंध हुकूमत की हैं, PDMA की हैं, वो ऑन स्पॉट गुड्डू, क्योंकि देखें पहले गुड्डू से पानी दाखिल होगा, पहले सिंध गवर्नमेंट का फोकस है गुड्डू टू सखर का जो इलाका है राइट और लेफ्ट का, क्योंकि सबसे पहले वो मुतासिर होगा। तो इस वक्त जो बोट्स हैं वो अवेलेबल है। पाकिस्तान नेवी ऑन हाई अलर्ट हमारी रिक्वेस्ट पर सिंध गवर्नमेंट की है। बाकी रेंजर्स, पाक फौज मौजूद है कि अगर कोई बड़े पैमाने पर, क्योंकि देखें हम तैयारी सुपर फ्लड की करके बैठे, लेकिन तवक्को की जा रही है कि 7-8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा जो कि हाई फ्लड होगा। तो इसलिए तमाम इदारे जिनसे हेल्प ली जा सकती है फेडरल गवर्नमेंट के भी, उनको भी सिंध गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट पे किया हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी हो तो उनको फौरी तौर पर लोगों को लुक आफ्टर किया जा सके, उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए, कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा सके और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर सके। थैंक यू सो मच। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना था कि तवक्को की जा रही है कि सिंध में जो है सुपर फ्लड की जो एक सिचुएशन बननी जा रही है, और ये भी कहा गया है कि उनके पास इस वक्त 192 बोट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और अगर थोड़े से कच्चे की बात की जाए तो 16 लाख जो आबादी इफेक्ट हुई है, जिसमें से 11 लाख मवेशी
बची हैं जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला खैर और आफियत करे सिंध की हुकूमत के लिए और सिंधियों के लिए भी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से बात करते हैं, जिसमें गुजरात का जो इलाका है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। शदीद बारिशों के बाद मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है और निकासी आब का अमल कई रोज़ गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। शहरी जो हैं, जो कहते हैं ना कि कुचहरी रोड पर, जिना रोड पर, रहमान शहीद रोड पर, जलालपुर जटा रोड पर, मोहल्ला शाह हुसैन, गरीबापुर और मोहल्ला बख्शू समेत दर्जनों इलाके जो है बदतरीन मुश्किलात दो चार हो गए हैं, जहां गलियां और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। पानी दिन गुजरने के बावजूद शहर के मुताद्दिद इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे ना सिर्फ आमदोरफ्त का निज़ाम दरहम बरहम है बल्कि शहरी घरों में महसूर होकर बीमारियों के खदशात भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि गुजरात में निकासी आब का ग्रैंड ऑपरेशन रिकॉर्ड जो है वक्त मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक 5 मुख्तलिफ शहरों से वासा की भारी मशीनरी गुजरात जो है मुंतकिल की जा रही है ताकि पानी की निकास में तेज़ी लाई जा सके। ताहम ज़मीनी सूरत हाल जो है वो बता रही है कि मुतासरा इलाकों के रिहायशी अब भी सैलाबी कैफियत का शिकार हैं और फौरी रिलीफ से महरूम हैं। इसी दौरान जो है सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने दावा किया है कि गुजरात को माजी में अरबों रुपए फंड्स मिले, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ सिवरेज का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि गुजरात के सिवरेज सिस्टम को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 16 अरब रुपए दरकार हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आर्जी मुरम्मत या जुज़वी इक़दामात से शहर को बारिशों सैलाबी पानी से नहीं बचाया जा सकता। ये सूरत हाल ना सिर्फ इंतज़ामी नाकामी बल्कि माजी की हुकूमतों की तरजीहात पर भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। गुजरात के अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि अरबों रुपए के फ़ंड्स मिले मगर वो फ़ंड्स कहाँ हैं और मिलने के बावजूद जो है सीवरेज और निकासी आपका निज़ाम क्यों कायम नहीं हो सका और क्या इस तबाही के असल जिम्मेदार साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं जिनका ताल्लुक भी इसी शहर से है। और इस सारी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा जो साबिक जो हैं वो वज़ीर तालीम भी रहे हैं और MP हैं गुजरात से, मियाँ इमरान मकसूद साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सिचुएशन तो बहुत संगीन है जिस तरह की रिपोर्ट हुई है। आपने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि मैं अपने घर ही नहीं जा सकता क्योंकि मेरे घर की दीवार जो है वो टूट गई है और पानी भरा हुआ है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त गुजरात की? देखिए, बड़ी सीरियस सिचुएशन है और गुजरात शहर सारा डूबा हुआ है पानी। 5-5 फुट शहर में पानी है, अदालतों में पानी है, थानों में पानी है, DC हाउस में पानी है, SP हाउस में पानी है, लोगों के घरों में, दुकानों में बर्बादी मच गई हुई है। अब यकीन मानिए, मैं यहाँ नहीं था, मैं चाइना एक दौरे पे गया हुआ था। अब मैं गुजरात शहर नहीं जा सकता। अगर मैं चला भी जाऊँ तो मैं अपने घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। मेरे घर जो है भिम्बर रोड पर एक गेट है, एक मेमदा रोड पे है। दोनों सड़कों पर जो है वो 5-5 फुट पानी है। घर की दीवार टूट गई और घर के अंदर पानी आ गया, 4 फुट पानी आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, देखें, शुक्रिया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ पर आई हैं। उन्होंने महसूस किया, चूँकि लोगों ने शोर मचाया, लोग मीडिया पे गए और पता चला सबको। अब वहाँ ये अनाउंसमेंट हुई कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये पानी का निकास जो हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अभी 72 घंटे क्या बल्कि 4 दिन हो गए हैं, पानी जो है वो अभी तक नहीं निकला। क्या सर कोई वेज नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है या इंक्रोचमेंट्स बनी हुई है, क्या वजह है? देखिए, पानी जो है वो कुदरती जो है वो ढलान की तरफ जाता है और हमारा सारा पानी शहर से गुजर के चनाब की तरफ जाता है। उसके 4-5 नाले हैं उसके पुराने, कालरे का नाला है, फिर वो शमा सनमे का नाला है, कठाला ड्रेन है, इसके बाद हलसी नाला है, उसके बाद भिम्बर नाला है। ये कुदरती तौर पे ढलान से चनाब पे अगर आप उसके रास्ते में इंक्रोचमेंट कर देंगे तो पानी तो रुक जाएगा। असल इशू इंक्रोचमेंट का है, असल इशू उन नालों की सफाई का है। ये सफाई सैलाब के आने से पहले की जाती है, तैयारी की जाती है, प्लान किया जाता है। हमारे हर साल सैलाब आता है, लेकिन इस साल तौबा तौबा, इस साल तो तबाही मच गई है। और यकीन मानिए, लोग बेचारे अपने घरों, हमारे सारी मसाजिद में हमारा पानी खड़ा है। मस्जिद ईदगाह जो बहुत ग्रैंड मस्जिद है, वहाँ पे 5 फुट पानी खड़ा है, आज भी वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। अब देखिए, ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए इस वक्त कि फलां हुकूमत थी तो उन्होंने क्या किया, परवेज़ इलाही साहब थे उन्होंने क्या किया। ये मैं सुनता हूँ टीवी पे, मैं देख रहा हूँ सारा। वाहिद परवेज़ इलाही है जिसने
इस सीवरेज के लिए 2005 में एज अ चीफ मिनिस्टर पैसे उन्होंने दिए। अब इंतजामिया ये कह रही है चीफ मिनिस्टर को कि सिरे से यहाँ पे सीवरेज ही नहीं है। देखिए मैं वहाँ का MP हूँ, मुझे पता है सारा, लेकिन सीवरेज सिस्टम वहाँ बनाया वो ब्लॉक हो गया क्योंकि गंद हमने खुद डाला है उसके अंदर। बारिशी पानी के जो चैनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्टॉर्म वाटर के, और सीवरेज जो है वो डिफरेंट लाइन है। आप इस दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अगर अनाउंसमेंट वहाँ 21 अरब रुपए की हुई है तो इंतजामिया वहाँ पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी आए गुजरात में, सेक्रेटरी हाउसिंग भी आए, ये एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, इसका सर्वे करना चाहिए, पानी कहाँ कहाँ से आता है, इसकी ढलान कहाँ पर है। खाली सीवरेज डालने से काम नहीं चलेगा, आपको ओपन चैनल्स बनाने पड़ेंगे। रवायती तौर पर गुजरात में ओपन चैनल्स बने रहे और वहाँ से पानी निकलता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो लोग डूबे हुए हैं, लोग बेचारे बेयारो मददगार बैठे हैं, हमें ज़्यादा रिलीफ वर्क वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इंतज़ामिया बहुत कोशिश कर रही है। अच्छा, ये जो ब्लेम गेम हो रही है, आप क्या समझते हैं कि साबिक वज़ीर आला जो थे हमारे परवेज़ इलाही साहब, जो गुजरात से ही हैं, उनका हल्का है वो, तो शहर को निकासी आप जैसे अहम मंसूबे से महरूम रखने के वो जिम्मेदार हैं? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तमाम जमातों पर है, और चीफ मिनिस्टर जब वो थे, मैं वजीर तालीम पंजाब, मेरा हल्का है गुजरात शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब अक्सर ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस सूबाई हुकूमत होती है, हमें तो विक्टिमाइज़ किया गया सियासी तौर पर, और आपको पता है उस ज़माने में पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग होता था, फंड्स नहीं दिए गए हमें गुजरात में। बहरहाल बन गए चीफ मिनिस्टर, फंड्स वो आ गए। अब आबादी बढ़ गई है, लोड ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे कूड़े का इतना बड़ा इशू है, बल्कि पूरे पंजाब में कूड़े का इशू है। अब इस वक्त इन्होंने बनाई है वेस्ट मैनेजमेंट बनाई है, बिल्कुल। कूड़ा एक और चीज़ है, सीवरेज जो है वो दूसरी चीज़ है, स्टॉर्म वाटर जो है बारिशी पानी वो तीसरी चीज़, समझने की चीज़ है। ये सारा आप सिंक्रोनाइज कीजिए, खुदा का वास्ता कीजिए, ब्लेम गेम मत कीजिए। हर सियासतदान, हर सियासी आदमी अपने हल्के में पैसा लगाता है, और चीफ मिनिस्टर को कोई दुश्मनी तो नहीं थी परवेज़ इलाही को शहर से, उसे पैसा लगाया। अगर गंद हमने डाला है, अगर शहरियों ने गंद डाला है, अपना कूड़ा उठा के नालों में हमने फेंका है, तमाम सीवरेज लाइंस जो हैं वो ब्लॉक हो गई हुई हैं, चोक कर गई होंगी। पिछला डिप्टी कमिश्नर जो सफदर विर्क साहब आए थे, उन्होंने उखड़वाया था, मेरे घर के बाद उखेड़ा उन्होंने, नीचे से तो कंक्रीट निकली है वहाँ पे। तो कसूर हमारा भी है, अवाम का भी कसूर है। अगर इंतज़ामिया ने नाकस काम किया है, अगर हमारे इंजीनियर्स जो पब्लिक हेल्थ के या बल्दिया, देखिए जिम्मेदारी तो बल्दिया की है। अब बल्दिया का जो मेयर हो या चेयरमैन बल्दिया हो, कॉर्पोरेशन का जो मेयर है, ये उनकी तो यहाँ पर तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही कोई नहीं है, यहाँ पर तो कोई इलेक्टेड मेयर है ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई काउंसलर नहीं है जो काम कर सके। असल तो काउंसलर है जो आपको इलाके या मोहल्ले की वो बात बताता है। हमारे मोहल्ले सारे डूब गए, हमारे मोहल्ले किसी किस्म का वहाँ पे अब हो क्या रहा है, अशोब चशम वहाँ पे आ रही है, स्किन डिजीज वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप जो है वो बाहर आ रहे हैं। सो दीज आर दी आफ्टर इफेक्ट्स। तो लगाए ना आप मेडिकल कैंप वहाँ पे लगाइए। अच्छा, मेडिकल कैंप्स नहीं लगे अभी तक? देखिए हमें तो भाई जगह ही कोई नहीं, टेंट कहाँ लगाने हैं आपने, वहाँ तो पानी है वहाँ। तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। रेस्क्यू कहाँ औरतें कहाँ जाके सड़कों पे बैठे, औरतें छत पे चढ़ गई हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके छत पे चढ़ गए हैं, वो रस्सी लटकाते हैं नीचे, और नीचे से उनको अनाज जो है थोड़ा बहुत उसको जो है वो रस्सी खींच के ऊपर ले जाते हैं। और ये कौन का दे रहा है खाना? लोग खुद खाना दे रहे हैं, अपनी मददगार खाना दे रहे हैं। वो पानी में घुस जाते हैं 4 फुट पानी में। वहाँ पर ये अल खिदमत फाउंडेशन लगी हुई है, जमात इस्लामी की जो खिदमत, दे डूइंग अ वंडरफुल वर्क। हमारे गुजरात वेलफेयर फोरम को मैं हेड करता हूँ एज अ प्रेसिडेंट, हमने भी वहाँ पर रिलीफ वर्क दी, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारे शहरी डूबे, हम खुद डूबे हुए हैं हम वहाँ। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने 21 अरब रुपए आपने अनाउंस कर दिया वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने, थैंक यू, वेल डन। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है? वासा आ गया, अब वासा वहाँ पे 5 इस्लाह का वासा की वो मशीनरी आ गई, वो मशीनरी बेचारी क्या कर सकती है? वो शक्कर आपने वो रखे हुए हैं, वो पानी जो है वो निकल ही नहीं रहा, पानी का निकास ही नहीं हो रहा। पानी निकल सकता है अगर आप किसी पुराने बंदे के साथ बैठे, इंतजामिया वो बंदा पिन पॉइंट करेगा कि कहाँ से जाना है। और ये पानी निकलता रहा है ना, पानी रवायती तौर पर ये पानी निकलता रहा है, ये तो नहीं कि सारी उम्र यहाँ पे सैलाब आते रहे। तो लिहाजा प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हमारे शहरी जो हैं वो बेचारे सारे पानी में फंसे हुए हैं, यारों मददगार बैठे हुए हैं, उनका रोजगार खराब हो गया, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं। अच्छा मियां इमरान साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, गुजरात तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, इकोनॉमी के अंदर एक रोल
है उसका, तो लोग कैसे अपने बिजनेस को बचा रहे हैं, कैसे ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 3 बड़ी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, पॉटरी की इंडस्ट्री है, फैन इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इसलिए कि आपकी ट्रकिंग वहाँ हो नहीं सकती है क्योंकि आपके पूरे पंजाब में सैलाब आया। देखिए क्लाइमेट चेंज अब आ चुका है, अब आपको अपनी हिकमत अमली अगली दफ़ा बारिश से ज़्यादा आनी है। मैं चाइना गया हुआ था, उन्होंने अलर्ट दे दिया था। क्या ये अच्छा होता कि हमारी NDMA या हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अलर्ट देती, लोगों से कहती भाई राशन इकट्ठा कर लो, अपना कोई ढूंढ लो, सैलाब आने वाला है, पानी आने वाला है। देयर वाज नो अलर्ट। सर अगर हम PDMA की आप बात करें, अगर उनसे पूछा गया है और NDMA भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग, तो वो कहते हैं कि हमारे अलर्ट्स गए, हमने अपनी हर जगह पे 1700 पे अलर्ट दिए हैं, फ़ोन्स पे अलर्ट दिए हैं, और इवन कि हमने एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं कि मानसून गोना हिट इट वेरी बैडली एज कम्पेयर टू द पास्ट फ्लड्स इंसिडेंट। वो तो हुआ, लेकिन बात ये है कि इस हवाले से प्लानिंग क्या की गई, मेजर रोल इज प्लानिंग। आई टोटली एग्री। अगर आप सोशल मीडिया पर अलर्ट दे रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन निकाल रही है NDMA सूबाई हुकूमतों को देती है, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती। लोगों तक बात पहुंचानी है तो सायरन बजाएं वहाँ पे, जब जंग के ज़माने में सायरन बजता है ना, ज़लज़ले में खुदा नास्ता बजता है, या मसाजिद में ऐलान करवाएं वहाँ पे जाके, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। तो हमारी तो डिप्टी कमिश्नर नई वहाँ पे आई थी, उनको शायद इतना नहीं पता, ठीक है, उसके भी अपने अपने इश्यूज़ हैं, बट वी आर देयर टू सपोर्ट आवर एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमसे पूछे, हम वहाँ के शहरी हैं, हम वहाँ रहते रहे हैं, हमारा बिगेस्ट चैलेंज जो मेरा बतौर MP था वो सीवरेज ही था। और ये कूड़े का जो बंदोबस्त, कूड़ा क्या करते हैं, हम निकाल के अपने घर का कूड़ा घर के बाहर ढेर लगा देते हैं, नुमाइश करते हैं हम उसकी। अब वेस्ट मैनेजमेंट आया तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें अपने शहरियों को, ट्रेनिंग दी भी, और आपको कवानीन बनाने पड़ेंगे प्लास्टिक को ख़त्म करना। ये प्लास्टिक सारा सीवरेज में घुस गया हुआ है, सारा मैन होल्स जो हैं उसका कोई सिस्टम नहीं है। जब तक आप इसकी मैपिंग नहीं करेंगे, जब तक इसकी आप एक सर्वे नहीं करेंगे, देखिए अब ये सैलाब आया है ना, इसको डॉक्यूमेंट करें ना। इस इंतज़ामिया को चाहिए, लोकल बॉडीज़ को चाहिए या हाउसिंग को चाहिए, इसका कोई डॉक्यूमेंट आप बनाएं जो कि आने वाले अफसर के लिए वो डॉक्यूमेंट बना हो। या पिछला जो डिप्टी कमिश्नर था, जब उसने चार्ज हैंडओवर किया नए वाले को, वो बताते हैं उनको कि दिस इज़ द बेसिक इशू ऑफ गुजरात, मानसून आने वाले हैं, ये मानसून ख़त्म नहीं होने हैं। क्लाइमेट चेंज से जो है वो प्री मानसून, ये क्लाउड बर्स्ट, हमने नहीं कभी ये सुनी थी चीज़ें, जो है बिल्कुल ये अब आनी है। प्लैनेट अर्थ जो है वो डिस्टर्ब्ड है, पूरी दुनिया में ही जो है वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ने तबाही मचा दी हुई है। तो लिहाजा पूरी दुनिया इसको बैटल कर रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा विक्टिम जो वो पाकिस्तान है। अब आगे स्मॉग आपकी आने वाली है लाहौर में, फिर आपकी धुंध आनी है, फिर आपके हीट स्पेल्स आते हैं, फिर आपके कोल्ड स्पेल्स आते हैं। मैं इधर एक चीज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरात के सीवरेज सिस्टम के लिए 16 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे और दरकार थे, लेकिन मुस्लिम लीग काफ इस दावे से क्या मुतफिक है? देखिए 21 अरब रुपया तो अभी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, और मेरे ज़माने में जो एस्टीमेट था उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, कम एस्टीमेट था, पैसा आया। मेरा सारा शहर उखाड़ दिया था इन्होंने। अच्छा, पैसा आया, लगा भी, पब्लिक हेल्थ ने उखाड़ा। हाँ। वहाँ पे बड़े बड़े पाइप्स उन्होंने बिछाए, वहाँ पे तो इस वजह से हम हार भी गए थे, हमें वोट भी नहीं मिले थे क्योंकि शहर तो सारा खुदा हुआ था और मुझे लोगों ने वोट नहीं दिए थे। तो लिहाजा सीवरेज जो है वो एक हफ्ते में नहीं डलना। अगर 21 रुपए में ये डलना है सीवरेज, आइंदा बारिशों के बाद डलना है, अगर कहीं जाके आप दिसंबर में खुदाई शुरू करेंगे तो कम से कम 1 साल लगेगा आपको। 1 साल लगेगा पूरा प्लान करते हुए। इंक्रोचमेंट्स हैं, तो खुदा का वास्ता इंक्रोचमेंट्स गिराइए गुजरात शहर की। एक इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, पंजाब में शुरू हुई थी, वेल डन, चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा ये काम किया। तो लिहाजा ये नाले गुजरात के खोले जाएं, जो नाले जो है वो कवर हो गए उनको उखेड़ा जाए। गॉट योर पॉइंट एंड यू आर टॉकिंग वेरी मच लाइक इट्स अ सैनिटी के जो हालात हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर तालीम और MPA गुजरात मियाँ इमरान मकसूद साहब, जिनका कहना था कि गुजरात जो शहर है जहाँ बड़ी 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो शहर जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ऐसे कैंप्स नहीं लगे हुए जहाँ शहरियों की मदद की जाए या शहरियों को पानी से बचाया जा सके, बल्कि उनका अपना घर भी जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे सिंध के हवाले से, जहां जो सैलाब जो है, सैलाबी सूरत हाल पर जो है PDMA ने जो अलर्ट जारी कर दिया है और सिंध में जो है सुपर फ्लड से निपटने के लिए जो है तैयारियां भी की जा रही हैं। और अगर हम बात करें राजनपुर और गिरदोनवा में दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके की, तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा जो है वो हो रहा है और हुआ भी है, जहाँ मकीन अपने माल मवेशी के साथ जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। और सिंध हुकूमत के मुताबिक जो है अब तक 1,34,000 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है महफूज मकामात पर। तो सारी सिचुएशन पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल हमें सिंध से रिपोर्ट करें। जी ताज़ा गुल साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल इना, अगर सिचुएशन की बात बताऊं ठट्टा सिजावल के हवाले से तो इंतहाई ख़राब और संगीन सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है। और इस वक्त जो है जो पंजाब का जो सैलाबी पानी जो वहाँ तबाही मचाते हुए अभी तेजी की जानिब से जो है गुड्डू की जानिब रवां दवा है और गुड्डू में इसका दाखिल होना शुरू हो गया और उस वक्त गुड्डू की बैराज की भी सतह में इजाफा हो गया है। और महकमा आबपाशी के मुताबिक इस वक्त गुड्डू पर जो है वो पानी का जो खराज है तकरीबन जो है 4 लाख 4.5 लाख तक पहुंच गया है। और अगर सक्खर की बात करें तो सक्खर में तेजी से इजाफा हो रहा है और 3.5 लाख से उसका तजावुज करेंगे। कोटरी की अगर बात करें तो कोटरी में भी तकरीबन 2.25 लाख उसकी जो है पानी की सूरत पहुंच गई है। ठट्टा कोटरी डाउन स्टॉप पर भी जो है पानी की सतह मुसलसल तेजी से बढ़ रही है। ताज़ा गुल साहब, क्या इंतजामात किए गए हैं रिलीफ के हवाले से? देख सकते हैं दरिया सिंध बिल्कुल सिचुएशन वो बता रहे हैं ताज़ा गुल साहब। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ठट्टा सजावल के मकाम पे मौजूद है, जिनका ये कहना है कि पानी की सतह मुसलसल तौर पर बढ़ती जा रही है, जिससे और जो ज़ेरे आब आने का गांव जो है वो खदशा मौजूद है। इसके अलावा कच्चे के इलाके के बारे में ये भी कहा गया कि कच्चे का इलाका जो है सबसे ज़्यादा जो है मुतासर होने का भी खदशा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दरिया सिंध में जो कच्चे के इलाके हैं ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जहाँ मकीन अपने माल मवेशी के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और अभी हमने आपको स्टैट्स जैसे दी थी, हमारे साथ पहले जो है सिंध तर्जुमान बस मौजूद थी, जिन्होंने कहा था कि अभी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। अगर 8 लाख क्यूसेक से पानी तजावुज कर गया तो सिचुएशन जो है संगीन सूरत हाल जो इख्तियार कर सकती है। तो हम आपको बार बार सिंध की सिचुएशन से इसलिए अलर्ट कर रहे हैं ताकि जो लोग अगर हमें सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, जिनको सिचुएशन के बारे में नहीं पता, वो ईजिली वहाँ से मूव ऑन कर सकें। तो व्यूअर्स यहाँ लेते हैं, अभी आप बताएं इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हमने इससे पहले गुजरात की सिचुएशन के बारे में आपको आगाह किया कि पंजाब का इलाका जो गुजरात है जो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त मुतासर हुआ है, जो जहां जो है पानी जो है वो घरों में खड़ा हुआ है और कोई निकासी या आपका कोई तरीका वहां मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ जितनी इंक्रोचमेंट्स बनाई गई हैं उसने जो है सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। तो सिचुएशन से हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, स्पेशली सैलाब के हवाले से। छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। खेलों के मैदान से बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है क्रिकेट के शायकीन के लिए। एक बार फिर जो है बड़ा इवेंट सजने जा रहा है, क्योंकि एशिया कप जो है वो शुरू होने वाला है और एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू हो रहा है। दुबई और अबूधाबी में गर्मी की वजह से क्रिकेट का जुनून जो है फिर भी अरूज पर होगा और शायकीन को कांटेदार मुकाबले देखने मिलेंगे। इस बार ये इवेंट T20 फॉर्मेट के तहत खेला जा रहा है, जहाँ 2016-2022 में भी हुआ था। 2016 में जो है भारत फातेह रहा, जबकि 2022 का एडिशन जो है श्रीलंका ने अपने नाम किया। टूर्नामेंट की तारीख पर नजर डालें तो अब तक भारत 8 बार, श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीत चुके हैं। पाकिस्तान ने एजाज़ 2000 और 2012 में हासिल किया था। इस बार पाकिस्तानी शायकीन को अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें जो हैं वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर उसके लिए कौमी टीम की भारत के साथ रवायती हरीफाना टक्कर भी शेड्यूल में शामिल है। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब
अमारात और पहली बार हिस्सा लेने वाला ओमान शामिल है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबले होंगे। इब्तिदाई मैच में अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगी। इसके बाद सबसे बड़ा मार्का जो है वो 14 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में होगा। कौमी टीम अपना तीसरा ग्रुप मैच जो 17 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेगी। हर ग्रुप की 2 टीमें सुपर 4 में जगह बनाएंगी और फिर वहां से 2 बेहतरीन टीमें 28 सितंबर को फाइनल में टकराएंगी। टूर्नामेंट के आगाज़ पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और इस बार जो है ओमान की शमूलियत अफगानिस्तान, हांगकांग जैसी उभरती टीमों की मौजूदगी से मुकाबले मज़ीद दिलचस्प होंगे। शायकीन की सबसे बड़ी जो नज़रें हैं वो जुड़ी हैं 14 सितंबर के पाक भारत कांटेदार मैच के ऊपर, जो कि तवज्जो का मरकज़ बनेगा, जो हमेशा से ही टूर्नामेंट की जान साबित होता है। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम अहमद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद, सच अ बिग इवेंट, एशिया कप फिर सजने वाला है और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जो कि अनप्रेडिक्टेबल हमने देखा है ट्राई सीरीज में, क्या अपनी जगह बना पाएगा? लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ट्राई सीरीज में नहीं, मेरे ख्याल में आपने भी और मैंने भी जब से होश संभाला है अनप्रेडिक्टेबल ही नजर आया है हमें। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो एंड है ट्राई सीरीज का वो एक बहुत हाई नोट पे एंड किया है और उसका फायदा ये होगा कि आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे मोराल के साथ आगे एशिया कप पे जाएंगे और जो फाइनल की जीत है ट्राई सीरीज की वो काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे एशिया कप में इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरे ख्याल में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी दुरुस्तगी हमें करने की जरूरत है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग, बॉलिंग, ऑल तो फिर भी खासतौर पे जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसने हमें काफी ज्यादा एक होप दी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया इसी तरह से इंडिया के अगेंस्ट या बाकी बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी परफॉर्म कर सकता है की। और ये देखा जा रहा है कि स्पिन जो है बिकॉज विकेट देख के टीम जो है तश्कील दी गई है, तो आप इस टीम को कैसे देख रहे हैं जो कि आगे आने वाली टीम्स की मुद्दे मुकामिल होगी? अगर हम स्पेशली बात करें जो नई टीम जो शामिल हुई है जिसमें ओमान, हांगकांग जैसी टीमें शामिल हैं। आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही। अहमद, आप हमें अब सुन पा रहे हैं? आई एम जस्ट सेइंग कि नई टीमें तश्कील दी गई हैं, लाइक हांगकांग और ओमान जैसी टीमें जो है ऐड ऑन हुई हैं। पाकिस्तान की पोजीशन आप कैसे देखते हैं? ऑल्दो पाकिस्तान का स्पिन अटैक इज फार बेटर नाउ। देखिए, ये जो एशिया कप है इसका बेसिक पर्पस ही ये है कि एशिया की दीगर जो टीम्स हैं बड़ी टीम्स के अलावा उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलें और अपनी जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। और जाहिर है जब आप एक छोटी क्रिकेटिंग नेशन है, छोटी इन टर्म्स के आपका उतना एक्सपोजर नहीं है जितना बाकी टीम्स का है या जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनका है, तो फिर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनके अगेंस्ट खेलें, ना भी जीतें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। So I think it's good not only for Oman और UAE, इसके अलावा हांगकांग के लिए भी, क्योंकि हांगकांग हम देखते हैं कि वो ज्यादा क्रिकेटिंग उसमें नहीं आता सर्किट में ICC के। सो एशिया कप में अगर हांगकांग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई गेस इट्स अ बिग डील फॉर देम और अच्छी बात है। मेरे ख्याल में मजीद भी जो एशिया की टीम्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए आइंदा आने वाले एशिया कप्स में। अच्छा अहमद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगर थोड़ी सी स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो पाकिस्तानी टीम की वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं और क्या बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, वीकनेसेस में आप लेके आए थे साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस को बाबर आजम और रिजवान की जगह। साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस को आप इसलिए लेके आए थे कि बाबर रिजवान 30 बॉलों पे 35 या 40 बॉलों पे 50 करते हैं और उसकी वजह से रन रेट जाता है डाउन टीम का और उससे ओवरऑल टीम का जो टोटल होता है बैटिंग में उस पर असर पड़ता है। तो आप साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस या बाकियों को इस वजह से लेके आए थे कि ये एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और ये हमें जो बाबर रिजवान 35-40 बॉल्स में 50 करके देते थे, ये हमें
25-30 बॉल्स में करके देंगे तो एक बैट्समैन की भी अगर 5 बॉलें बचे तो दोनों की 10 बॉल्स एक्स्ट्रा हमें अगर मिलेंगी तो हम 25-30 रन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो एक्सपेरिमेंट है मुझे लगता है बैकफायर किया है, क्योंकि अगर आप साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस देखें तो उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देखें उसकी भी ऐसा कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, आप इनके नंबर ऑफ रन्स देखें और नंबर ऑफ बॉल्स देखें तो ये तो बॉल्स भी जाया करते हैं और फिर आउट भी हो जाते हैं। बाबर रिजवान का ये था कि कम से कम अगर वो स्लो खेलते थे तो वो इनिंग्स बिल्ड कर देते थे या पार्टनरशिप लगा देते थे। सो बैटिंग में आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हसन नवाज की भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, आगा सलमान भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आप यूएई और अफगानिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। जो अच्छी बात है और जो पॉजिटिव चीज हमें नजर आई है वो ये कि हमारे स्पिनर्स इन फॉर्म है, चाहे वो अबरार हो, चाहे वो सुफियान हो, चाहे वो नवाज हो। नवाज क्योंकि स्ट्रगल कर रहा था लेकिन उसने जब से कम बैक किया तो उसकी परफॉर्मेंसेस विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल अच्छी आ रही हैं। सो आई थिंक ये एक पॉजिटिव है। फील्डिंग में भी मुझे काफी इंप्रूवमेंट नजर आई है कुछ एरियाज में, लेकिन जो बैटिंग है वो हमें देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 130-140 इंडिया के अगेंस्ट करते हैं या श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट आगे जाके प्लेऑफ्स में या फाइनल में हमें करना पड़ता है तो मेरे ख्याल में ये टोटली इनफ नहीं होगा कि हम इसको डिफेंड कर पाए, क्योंकि एट द एंड जो आपके स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स भी हों या ओवरऑल बॉलर्स हों उनको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टोटल चाहिए ऑन द बोर्ड डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, इस विकेट पे तो बैटिंग की भी उतनी कहते ना कि शिद्दत होगी जितनी बॉलिंग की होगी, क्योंकि विकेट ही कुछ ऐसी है। अच्छा अहमद, ये भी मुझे बताइएगा कि 14 सितंबर का जो पाक भारत टाकरा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली एशिया कप जब आता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि नज़रें इधर ना जमी हो, तो क्या देख रहे हैं, क्या वलवला, क्या जोश होगा? क्रिकेट फैंसीज जो हैं क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान जीत पाएगा? देखिए, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर और पोस्ट ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद ये फर्स्ट टाइम एवर होगा जब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट आपके सामने होगी, तो ऑब्वियसली जो व्यूअरशिप है वो टॉप लेवल की होगी। बेशक इंडिया के लोग कहते रहे हम नहीं देखेंगे, हम बायकॉट करेंगे, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि किसी ने बायकॉट नहीं करना। अगर बायकॉट करना होता तो ये मैच हो ही ना रहा होता। दूसरी चीज ये है कि दोनों मुल्कों में जंग के बाद खास तौर पे डिफीट जो है वो अनएक्सेप्टेबल होगी, चाहे इंडिया की टीम हो चाहे पाकिस्तान की टीम हो, दोनों की टीम से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा खासतौर पे जंग वाले माहौल के बाद। और इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों टीम्स यंग प्लेयर्स पे डिपेंड कर रही हैं। वहां पे रोहित, विराट, जडेजा नहीं है, अश्विन नहीं है, यहाँ पे आपके पास बाबर रिजवान, नसीम शाह नहीं है। सो आई थिंक देखा जाए तो ऑन पेपर उनकी टीम को थोड़ा सा एज इस वजह से है क्योंकि उनके प्लेयर्स ने ज्यादा बड़े इवेंट या आईसीसी इवेंट्स का उनके पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, जो कि आपके कुछ प्लेयर्स के पास उतना नहीं है। कुछ तो बिल्कुल अभी उन्होंने डेब्यू किया, जैसे हसन नवाज है, उसके पास अभी किसी बड़े इवेंट का ऐसा एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये बात हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल की क्रिकेट में और T20 की क्रिकेट में ऑन पेपर मैटर नहीं करता, ऑन डे मैटर करता है। ऑन पेपर इंडिया की टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन ऑन डे क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अपनी स्किल्स को बेटर एग्जीक्यूट किया, प्रेशर बेहतर तरीके से हैंडल किया, तो पाकिस्तान जीत गया। आई थिंक ये इस वक्त ज्यादा अगर प्रेशर किसी पे है पाकिस्तान और इंडिया में से तो वो मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट टीम पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेपुटेशन ऑलरेडी थोड़ी सी जो है ना वो लो रही है रिसेंट पास में। हम जो है वो मगर टाइटल तो सबसे ज्यादा इंडिया ने अपने नाम किया हुआ है ना, तो दे शुड बी लाइक यू नो, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, क्या वो हमारे ग्रीन शर्ट्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? देखिए, पास्ट परफॉर्मेंसेस तो नहीं मैटर करती हैं। अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस मैटर करती तो आपने आज भी टेस्ट मैचेस और वनडेज इंडिया से ज्यादा जीते हुए हैं, तो क्या उसका कोई फायदा आपको होता है मतलब मौजूदा क्रिकेट में? उसका तो कोई फायदा नहीं है। जो पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो पास्ट परफॉर्मेंसेस होती हैं। ये जरूर है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तब आता है कि पास्ट परफॉर्मेंसेस जिन प्लेयर्स ने दी है वो उस टीम का कंटिन्यूटी का हिस्सा हो। तो वो प्लेयर्स तो अब विराट, रोहित उस तरह के प्लेयर्स नहीं है, तो उनकी टीम भी काफी ज्यादा यंग उस पर डिपेंड कर रही है। आई थिंक जो एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूर ट्राई करनी चाहिए, और मैं जरूर आगा सलमान से मैच से पहले बात भी करूंगा और पर्सनली भी उसको ये मशवरा दूंगा कि
सुफियान मुकीम को वो जरूर खिलाए इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स हमने देखा है कि वो जो रिस्ट स्पिनर है उसके अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते हैं, जो मेरे ख्याल में वो शायद नवाज या अबरार के अगेंस्ट उतना स्ट्रगल ना करें जिस तरह वो हमारे खिलाफ कुलदीप को खिलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम भी रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक कि वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। और उसके अलावा सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस भी देखिए तो अच्छी परफॉर्मेंस ही, लास्ट मैच में भी आई थिंक 2 विकेट्स लिए उन्होंने। बिल्कुल 2 विकेट सुफियान की थी, इस तरह नवाज की जो है वो 5 से 6 विकेट्स थी। तो ओवरऑल हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है आपको फास्ट बॉलर भी चाहिए होगा। सो अब वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि या तो आपको फहीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के लिए, अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो फिर आपका एक बैट्समैन भी कम होगा। सो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीजों को आपको ट्राई करना पड़ेगा। आई थिंक जो आपका अफगानिस्तान के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन था वो बड़ा जबरदस्त था, अगर आप उस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हारिस रऊफ के पास एक एक्सपीरियंस है तो उसको वो लेके आएंगे, और जब उसको लाएंगे तो फिर जाहिर है आई थिंक कैप्टन और कोच जो है ना विकेट देख के ही टीम जो है वो लेकर आएंगे। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन द प्रीवियस मैचेस, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं नई टीम्स जो शामिल हुई हैं, हांगकांग, यूएई और ओमान, तो पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो ओमान से है। आप क्या समझते हैं कमज़ोर हरीफ के अगेंस्ट मैच खेलना क्या ये इम्तिहान होगा या फिर ये पासा पलटेगा? देखिए, जब से हम यूएस से हारे हैं ना, क्योंकि यूएस का हमारा पलड़ा हमेशा तो क्रिकेट में ही बारिश था, वो भी हमारी टीम ने जो है वो पलड़ा हमारा जरा डाउन कर दिया। जब से हम यूएस से हारे हैं तो मैं तो बहुत डरता हूँ कोई भी बात करने से पहले, मैच से पहले। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भरोसा नहीं है, ये जीतने पे आए तो ये इंडिया को भी हरा दे, श्रीलंका टॉप से टॉप टीम को भी हरा दे, इवन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हारने पे आए तो शायद नामीबिया और युगांडा से भी हार जाए। तो आई थिंक इट्स बिग से या बिग बॉल अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे इजी नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू विन देयर मैच अगेंस्ट ओमान क्वाइट कंफर्टेबली, और जीतना भी चाहिए, क्योंकि आप जब ट्राई सीरीज में अच्छा करके आ रहे हैं, सिर्फ आप एक मैच जीते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो भी आई थिंक कुछ बिल्कुल हो फॉर द बेस्ट। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और आपने बड़े अपने जज्बात, अपने इजहारात हमसे किए हैं। बहुत बड़ा जो मार्का है वो होने वाला है, एशिया कप जो है जो आज जो है अबू धाबी में जो टूर्नामेंट है उसकी ओपनिंग होगी, और 14 सितंबर का जो बहुत बड़ा मैच है जब पाक भारत टाकरा देखने में आएगा। क्रिकेट फैंसियर्स की जो नज़रें हैं उस मैच में लगी हुई हैं, और वो मैच जो है वो वैसे ही कांटेदार मुकाबला होता है। और अभी रिसेंटली जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, कशीदगी के बाद जो है ये पहली बार जो टाकरा है ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और देखना ये है कि किसका पलड़ा जो है वो भारी होगा। और एशिया कप के साथ साथ जो 3 नई टीम्स ऐड हुई हैं उसके लिए भी खुशाइन बात है कि जिस तरह टीम्स ऐड हुई हैं उस तरह बाकी टीम्स को खेलने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये टूर्नामेंट से ही पाकिस्तान के जो फैंसीज़ हैं, क्रिकेट फैंसीज़ हैं, कप हम अपने घर लेके आ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। खेलों के मैदान से और भी खबरें आ रही हैं, और पाकिस्तान के स्टार जुवलिन थ्रोअर अरशद नदीम एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार, और इस बार उनका हदफ है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिनमें दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। पेरिस में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले हीरो कहते हैं कि वो किसी दबाव में नहीं है, मुकम्मल तौर पर फिट है, और उनका एक ही ख्वाब है कि वो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। इंजरी के बाद मुश्किल सफर तय करने के बाद जो है अरशद नदीम इस वक्त पंजाब स्टेडियम लाहौर में सख्त मेहनत कर रहे हैं। बारिश के 22 हफ्ते से जो है वो आउटडोर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, मगर अब वो लंबी थ्रो लगाकर एक बार फिर अपने रिदम में आ गए हैं। अरशद नदीम ने बताया कि बरतानिया में सर्जरी के बाद वो 12 अगस्त से मुसलसल ट्रेनिंग कर रहे हैं और खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की यादें आज भी ताज़ा की हैं, लेकिन वक्त बदल गया है। इस बार वो एक नए जज्बे और एतमाद के साथ खेलने जा रहे हैं।
जापान में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम का मुकाबला होगा अपने सबसे बड़े रवायती हरीफ भारतीय नीरज चोपड़ा, जर्मनी के जेवलिन थ्रोर और दुनिया के दीगर बेहतरीन एथलीट से। लेकिन अरशद का कहना है कि वो किसी हरीफ के दबाव में नहीं आएंगे, बस अपनी थ्रो को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। उधर उनके कोच सलमान इकबाल भट्ट भी पुरअज़म है। उनका कहना है कि हमारा असल मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी से होता है और अरशद इस वक्त शानदार रिदम में हैं। उनकी फिटनेस बेहतरीन है और हम पुरुमीद हैं कि वो दुनिया को एक बार फिर हैरान कर देंगे। वाज़ेह है कि अरशद नदीम 9 सितंबर को जापान रवाना होंगे। आलमी मुकाबलों का क्वालिफाइंग राउंड 17 सितंबर को और फाइनल 18 सितंबर को खेला जाएगा। पूरी कौम की नज़रें जो हैं इस रोज़ अपने हीरो पर होंगी। अरशद नदीम का कहना है कि वो अपनी पूरी तवानाई, जज्बे और मेहनत के साथ मैदान में उतरेंगे और आवाम से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि दुआ करें ताकि पाकिस्तान का परचम एक बार फिर जो है वो बुलंद हो सके। तो अरशद नदीम जो है पाकिस्तान के हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बेहतरीन तरीके से रोशन किया है। जेवलिन थ्रो एक ऐसी गेम थी जिसमें पाकिस्तान कभी भी इतना ज़्यादा जो है मुस्तहकम या मजबूत नहीं नज़र आया, मगर जब से अरशद नदीम ने थ्रो लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया तो तभी अरशद नदीम का जो है ना नाम सामने आया है और ना सिर्फ उनका नाम सामने है बल्कि पूरी कौम का जो वकार और सर है फ़ख्र से बुलंद हो गया हुआ है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से। दुनिया भर में करोड़ों अफराद जोड़ों के अमराज आर्थराइटिस का शिकार हैं। ये बीमारियां उम्र, तर्ज ज़िंदगी, ग़िज़ाई आदात और जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ जोड़ों की कहते हैं ना कि दर्द से आम हो जाती हैं और पाकिस्तान में भी इन अमराज की शरह तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजूहात में से गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, जिस्मानी वर्जिश की कमी, बढ़ता हुआ वज़न और खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम तसव्वुर मोहम्मदी, जो जोड़ों के अमराज और कदीम जदीद इलाज की इम्तजाज पर ख़ास महारत रखते हैं, जिनको मैं शो पे वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जोड़ों का जो दर्द है जी, उसकी कितनी इकसाम होती हैं और कैसे हम बता सकते हैं कि हमें जोड़ों का दर्द है कि वैसी किसी कोई मौसमी दर्द है? जी बहुत शुक्रिया हिना सलमान, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जोड़ों की जो इकसाम है वो 100 से ज़्यादा जो है ना जोड़ों के दर्द की किस्में पाई जाती हैं। इसमें से जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो यूरिक एसिड की ज़्यादती, यानी जिसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है? देखें जी, इनमें से जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो दर्दें होती हैं जिसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, ये तो जो है ना तर्ज ज़िंदगी जो ना गलत तर्ज ज़िंदगी की वजह से होती है। यानी गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, दालें जिसमें दाल माश है, दाल चना है, या ऐसी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें प्योरीन पाया जाता है, तो ऐसी जितनी भी ग़िज़ाएँ जिनमें प्योरीन पाया जाता है उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड मतलब प्योरीन एक मादा होता है जो हम गोश्त वगैरह या दाल चना या दाल माश, पालक, बैंगन वगैरह जो हम खाते हैं, तो जब ये डाइजेस्ट होता है या इसकी तोड़ फोड़ होती है बॉडी के अंदर, मैदे के अंदर, तो इससे एक मादा पैदा होता है प्योरीन। प्योरीन के टूटने से, ब्रेक डाउन से ही यूरिक एसिड बनता है और ये फिर क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो यही जो क्रिस्टल है यूरिक एसिड के जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं, तो वो ये दर्द का बायस बनते हैं। और जो दूसरी किस्म है इसकी, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये वो बीमारी है जो ये यानी इम्यून सिस्टम की खराबी की बीमारी है। यानी हमारी बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है जब बिगड़ जाता है, हमारे जो दिफाई निज़ाम है उसका काम क्या है कि मुख्तलिफ वायरसेस और पैथोजन से हमारी जिस्म की हिफाजत करना, और ये इसके बिगड़ने से, गलती की वजह से ये खुद बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है हकीम साहब, हम कैसे ये कहते हैं कि बता सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि हमें जोड़ों की दर्द है या कोई मौसमी दर्द है, कैसे पता, कौन सी अलामात बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं?
देखें जी, जिस्म दर्द यानी जिस तरह बुखार में ये वक्ती होता है, अगर आपको दर्द है 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है तो वो एक ये मौसमी है। अगर आपको जो दर्द है स्टिल आपके 10-15 दिन तक स्टिल रहता है और आपके जोड़ों के अंदर रहता है, यानी कूनी में, आपके घुटनों में, आपके बिग टो में, यानी छोटे जोड़ों में या बड़े जोड़ों के अंदर दर्द अगर 10-15 दिन से ज़्यादा रहता है, मेडिसिन के खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर ये मौसमी दर्द नहीं है, ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से दर्द हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जोड़ों की दर्द में मुब्तला हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम ये कोई एग्जैक्ट जो है ना फिगर हम बता नहीं सकते, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों अफराद जो है ना इस जोड़ों के अमराज के अंदर मुब्तला हैं और पाकिस्तान में खासकर इसकी जो रेशो है ना वो बहुत बढ़ना शुरू हो चुकी है। उसकी सबसे जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो तर्ज़ ज़िंदगी में जो है ना ख़राबी है, यानी गोश्त दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम जो है ना जानवरों के जो ऑर्गन्स हैं, जिगर है, गुर्दे है, फेफड़े है, ये हम टकाटक जो हम टका के खाते हैं, इसकी वजह से, इसके खाने की वजह से है ना जो जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए जिनको जोड़ों की दर्द का मसला है? देखें जी, यानी 100 से ज़्यादा जोड़ों के दर्द की इकसाम है तो उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ है। तो ऐसी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं जिसके खाने से जोड़ों में सोजिश होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है या जोड़ों में दर्द के साथ लालगी आ रही है, उसमें जो बैंगन है, आलू है, दाल माश है, पालक है, चने की दाल है और गोश्त। हकीम साहब, जैसे कि आपने बताया कि आर्थराइटिस का जब इलाज की बात करें तो सबसे पहले इसके अलामात कौन से होते हैं? कैसे पता लग सकता है कि इस बंदे को आर्थराइटिस है या मौसमी जो है वो थकावट है? देखिए जी, मैंने गुजारिश की है कि जो जोड़ों के दर्द की 100 से ज़्यादा इकसाम है, तो अब हम यूरिक एसिड की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे जितने भी पेशेंट हैं जिनका यूरिक एसिड हाई है, यानी उसको हाइपर यूरिसीमिया हो चुका है, तो उसकी सबसे बड़ी जो अलामत है ना, उसका जो बिग टो है, जो पाँव का जो अंगूठा है, उसमें जो है दर्द भी होगी, सोजिश भी होगा और हाथ लगाने से भी शदीद दर्द होगा। इसके अलावा उसके घुटनों में शदीद दर्द होगा, दर्द के साथ साथ उसके सोजिश होगी और उसके साथ जलन भी बाज़ मरीज़ों में देखी गई है। इसी तरह जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी जो सबसे बड़ी जो अलामत है जिसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ऐसा पेशेंट रात को सही सोता है और जब सुबह उठता है तो उसकी पूरा जिस्म जो जकड़ा हुआ होता है और उसमें सोजिश होती है, सोजिश के साथ शदीद दर्द होता है। तो इसी तरह जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसे जितने भी, इसे हम एज फैक्टर कहते हैं, यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, मर्दो ख़वातीन हैं, उनमें जो ना ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बून के अंदर, ये जोड़ों के अंदर एक कार्टिलेज होती है जो कुशन का काम करती है। जब हम जोड़ों को मूव करते हैं तो वो कुशन का काम करती है, लुब्रिकेट करती है ताकि जो जोड़ है, जोड़ों के जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं। तो एज फैक्टर की वजह से जो ये कार्टिलेज है ये घिसना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये गैप कम होता है तो हड्डियां आपस में टकराती हैं तो वहां पे दर्द और सोजिश होती है। और इसी तरह ही जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी जो चौथी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी सबसे बड़ी जो अलामत ये है कि वो जब पेशेंट जो है ना वो चलता है तो चलने में शदीद दर्द होता है और हड्डियां जो है ना वो खोखला हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की, विटामिन सी की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की ऐसे पेशेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइए कि आपके तजर्बे के मुताबिक जो है देसी और हर्बल तरीका क्या है ये आर्थराइटिस के हवाले से, कैसे इलाज कर सकते हैं इसका? देखिए जी, जो मैंने एनालिसिस किया है तिब यूनानी, तिब नबवी और तिब इस्लामी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में, स्टार्ट में ही हर्बल मेडिसिन से अपना इलाज करवाना शुरू कर दे तो उसकी जो आर्थराइटिस की जितनी भी जो इकसाम है इंशाल्लाह चंद दिनों में वो ठीक हो सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने ग़िज़ाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि ज़्यादा दालें और गोश्त खाने से भी ये प्रोवोक होता है, तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि जो व्यूअर्स देख लें उनके लिए एक पूरा एक बैलेंस डाइट भी आप बता सकें? बिल्कुल जी, जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं जो जोड़ों के अंदर सोजिश पैदा करती हैं, उसमें आलू है, बैंगन है, पालक है, इवन के लोबिया है, इसी के साथ साथ जो दाल माश है, दाल चना है, इन चीज़ों से गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करना
करना चाहिए। और इसी के साथ साथ कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, मूली, गाजर जो अक्सर घरों में लोग बच्चे नहीं खाते हैं ना, वो खाने चाहिए। अच्छा। हाँ, और इसमें अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बेतहाशा बैठे रहना मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, इससे बचना चाहिए और आउटडोर जो है ना एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सैर सपाटा करना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए। ठीक है, वर्जिश करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे लीच थेरेपी के बारे में बता रहे थे। दुनिया में लीच थेरेपी के जरिए जो है इलाज हो रहा है आर्थराइटिस का, वो थेरेपी क्या है उसके बारे में बताएं। और इसके साथ साथ जो है आपने बताया कि हिजामा जो है वो बहुत मुफीद है, तो दोनों के बारे में आप मुझे बताएं। देखें जी, जो आर्थराइटिस है जिसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से है, या ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें जो हिजामा है जो एक सुन्नत तरीका इलाज है, ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ अगर लीच थेरेपी या जोंक थेरेपी की जाए तो जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ चला जाता है। जो लीच थेरेपी है ना, ये एक कीड़ा है, लीच थेरेपी है। जोंक है जो हम उसके ना प्रॉपर पॉइंट डायग्नोज करके उसके ऊपर हम लगाते हैं, तो ये पहले थोड़ा सा अपना जो थूक ये कीड़ा लगाता है तो वो जगह सुन कर देता है और फिर ये बाइट कर देता है। कुदरत ने इसके 3 जबड़े दिए हैं, 300 दांत दिए हैं। अच्छा। तो ये कम से कम जो कीड़ा है ये आधा पौना घंटा 45 मिनट तक ये बॉडी के साथ लगा रहता है, इससे दर्द नहीं होती, ना ही कोई जलन होती है। अच्छा। हाँ, और या जब इसका पेट भर जाता है तो ये खुद ब खुद ही नीचे गिर जाती है, या अगर हम इसे उतारना चाहें पहले तो वो उतार सकते हैं हम। अच्छा। इसी के साथ साथ जो हिजामा है ये एक सुन्नत तरीका इलाज है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो फिर हम ये प्रॉपर जो सुन्ना पॉइंट है, या जोड़ों में अगर अर्थराइटिस है तो फिर हम जो जोड़ों के बड़े जोड़ हैं वहाँ पे, छोटे जोड़ हैं वहाँ पे, लीवर या किडनी, ये पॉइंट डायग्नोज करके तो फिर हम इसके ऊपर कप लगाते हैं। कप लगाने से वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, इनको लोकल इन्फ्लेमेशन होती है तो हम कप उतार के वहां पे हल्के से स्क्रैच करते हैं। ये सुपरफिशियल स्किन के ऊपर होते हैं, हम डीप नहीं जाते, कट नहीं लगाते, स्क्रैच करते हैं। वहां से फिर वो टॉक्सिक मटेरियल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट मटेरियल है, जो बीमारी वाला जो ब्लड है, वो हम निकाल देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हकीम साहब, जैसे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनको हजामा कितनी बार करवाना चाहिए कि ये से अगर कोई तकलीफ हो तभी करवाना चाहिए? देखें जी, ये एक सुन्नत तरीका इलाज है। आप फिटनेस के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हकीम साहब हमने हजामा करवाना। मैंने कहा मसला क्या है जी, हम फिटनेस के लिए करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, ये रूहानी जितनी भी बीमारियाँ हैं, आपको जादू है, टूना है, हसद है, नजर बद है, इस हिजामा करवाने से ये भी ठीक हो जाता है। जो यंगस्टर है या टीन एज में है वो हिजामा अगर करवाना चाहते हैं तो कम से कम जो है ना, अगर फिटनेस के लिए हिजामा करवाना है तो 3 महीने बाद आप हिजामा करवा लें। अगर कोई बीमारी है, डायग्नोज किया है, अगर आपको किसी तबीब ने बताया कि आपको हिजामा करवाना चाहिए तो फिर 2 हफ्ते के वक्फे से आप बीमारी की जो ना दर्जात देखते हुए, अगर शदीद बीमारी है तो हम 1 हफ्ते के वक्फे से भी हिजामा कर देते हैं। अच्छा, हिजामा सेंटर्स हमने देखा है हर जगह खुले हुए हैं, हमें ये नहीं समझ आती कि ऑथेंटिक हिजामा कौन कर रहा है, क्योंकि हमें कैसे पता लग सकता है और ये कितने में ये इलाज हो जाता है? देखें ये जो हिजामा है ये बहुत आसान सा है कि आपको कैसे पता चले कि ये क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है। और ये जो जब से PHC है ना, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ना, ये बहुत यानी गंद साफ हो चुका है। अब जो भी बैठे हुए हैं मार्केट में वो क्वालिफाइड ही तबीब बैठे हुए हैं। हर वो तबीब जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है वो हिजामा कर सकता है। हर वो तबीब जिसका इदारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है तो वो हिजामा कर सकता है। अच्छा, हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा, हम देखिए ना, हम जूती ब्रांड की लेते हैं, कपड़े ब्रांड के लेते हैं, हर चीज़ हम कहते हैं कि अच्छी जगह से लें और बड़ी उसकी वो नाप तोल के और छान बीन करके हम चीज़ लेते हैं। लेकिन हम हिजामा करवाने में अपने जिस्म को किसी नाड़ी के हथे दे देते हैं तो वो उसका बेड़ा गर्क भी कर सकता है। इसलिए हिजामा करवाने से पहले आप सबसे पहले वहाँ पे उसके जो तो बड़ी आसान है, उसके रिव्यूज़ देखें। आप गूगल पे जाएं, उसका मैप पे जाएं तो उसके रिव्यूज़ आपको बता देंगे कि ये जो हकीम है ये क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम तस्वर मोहम्मदी साहब, जिनका कहना था कि आर्थराइटिस जो है, जो कि बहुत संगीन मर्ज़ बन चुका है, उसका इलाज मुमकिन है हजामा के थ्रू, लीच थेरेपी के थ्रू। ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इसके साथ साथ जो है अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छी खुराक से आर्थराइटिस का जो दर्द है वो कम हो सकता है, लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स,
व्यूअर्स, आज आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है और हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और देखनी है। तो हमेशा देखते रहें, पसंद करते रहें न्यू पाकिस्तान।